हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन वालिया। कैसे हो आप लोग सभी। पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए। आप अच्छा प्रदर्शन करें अपने इस एग्ज़ाम के अंदर और आपकी सरकारी नौकरी भी बहुत जल्दी लगे। और आज की हमारी जो क्लास होने वाली है वो इसके अंदर हम लोग टॉप 30 इंपॉर्टेंट ईवीएस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर वीडियो की तरह आज की क्लास भी हमारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग बेहतरीन क्वेश्चन अपने डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि सबसे पहले प्रश्न की मैं बात करूंगा कि हमारे शरीर में किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। तो कौन सा अंग ऐसा है जिसके द्वारा अमोनिया को यूरिया में चेंज किया जाता है? क्या यकृत है, क्या फेफड़े हैं, क्या वृक्क है, किडनी, क्या फिर हमारा हृदय है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट है। यकृत जो होता है हमारे शरीर के अमोनिया को यूरिया में चेंज कर देता है। अगले प्रश्न की अगर बात की जाती है, हमारा बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, वो है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? तो आपने एक सिद्धांत सुना होगा लिंडमैन का 10% का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रत्येक स्तर पर जो एनर्जी होती है वो 10% हमारी आगे ट्रांसफर होती है और 90% एनर्जी का ह्रास होता है या नुकसान हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट होगा। ओके, ये इसका सही आंसर है। 10% एनर्जी ही हमारी एक स्थानांतरित होती है एक स्तर से दूसरे स्तर पर। अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे हम लोग, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है हमारा, वो है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा? तो किसका चुनाव इसके अंदर किया जाएगा? ओके, जैसे कि सबसे पहले कोई ऑप्शन की बात करें तो पाठ्य पुस्तकों को निर्धारित समय में पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर बी है ऐसे पाठ्य पुस्तक जिसमें अधिकांश विद्यार्थी पसंद करते हो। ऑप्शन नंबर सी है कि ऐसे पाठ्य पुस्तक जो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो। या ऑप्शन नंबर डी है कि ऐसे पाठ्य पुस्तक जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं से संबंधित हो। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट होगा, क्योंकि ये दैनिक जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं से संबंधित एक ऐसा पुस्तकें हैं, उनको पाठ्यक्रम में शामिल भी किया जाना बहुत आवश्यक है, ज़रूरी है। तो अगले प्रश्न की अगर बात करें हम लोग, वो है बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि विद्यालय शिक्षा में सही शिक्षक छात्र अनुपात कितना होता है? देखो ध्यान रखेंगे, प्राइमरी स्कूलों का अलग होता है, जूनियर स्कूल अलग होता है। हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था 2009 में, उसके तहत कहा गया था कि एक शिक्षक पर 30 बच्चे या 30 बच्चों के लिए एक शिक्षक होना आवश्यक है क्लास के अंदर, कक्षा के अंदर। तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो वो है कि चेरनोबिल दुर्घटना हुई थी। ओके, बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई। देखो सुनो कि 1986 में जो यूक्रेन है, जो आज अलग देश है रसिया से, पहले वो यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था, रसिया का हिस्सा हुआ करता था। 1991 में टूटकर अलग हो गया था। तो उस समय वो रसिया का हिस्सा था। 1986 की ये बात है। उस टाइम पर एक परमाणु, कह सकते हैं कि परमाणु दुर्घटना हुई थी, चेरनोबिल जिसे कहा गया है। और ये चेरनोबिल दुर्घटना जो हुई थी वो 1986 में हुई थी, और ये एक नाभिकीय दुर्घटना है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही चला जाएगा। अगले प्रश्न की अगर बात की जाएगी तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है हमारा कि रेड डाटा बुक में सम्मिलित होते हैं, क्या सम्मिलित होते हैं हमारे रेड डाटा बुक के अंदर? क्या वो विलुप्त हो रहे जीव, क्या वो सुमेध जीव, या फिर आपत्तिग्रस्त जीव? तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये सभी के सभी जो है वो उसके आधार पर ही, इन तीनों चीज़ों के आधार पर ही रेड डाटा बुक में किसी भी जीव को, जानवरों को रखा जाता है। अगले प्रश्न की अगर बात की जाएगी तो बड़ा ही अच्छा प्रश्न है हमारा कि वो है क्वाशियोरकर नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्या कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन या आयोडीन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट है। प्रोटीन की कमी के कारण होता है क्वाशियोरकर। एक बच्चे के अंदर उसकी मसल्स कमज़ोर हो जाती है। अगले प्रश्न की अगर बात करें हम लोग तो वो है वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारे नवंबर के पहले सप्ताह में, या अगस्त के पहले सप्ताह में, या अक्टूबर के पहले सप्ताह में, या जुलाई के पहले सप्ताह में? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल राइट है। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही सेलिब्रेट किया जाता है वाइल्ड लाइफ वीक, वन्य जीव सप्ताह। और अगर वन महोत्सव जो सेलिब्रेट किया जाता है तो वो जुलाई के पहले सप्ताह में किया जाता है। ये इसका सही आंसर होगा। ओके, नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है हमारा। वो है कि किसी जगह के
फ्लोरा और फोना सूचित करते हैं क्या? तो देखो फ्लोरा एंड फोना से क्या सूचित होता है, क्या एक हमें इंडिकेट होता है, तो क्या पेड़ पौधे और जीव जंतु, क्या हमारे मछलियाँ पेड़ पौधे, क्या जंतु और मछलियाँ, क्या पक्षी और पेड़ पौधे? तो इसका सही आंसर होगा फ्लोरा हमारे पेड़ पौधे और फोना हमारे जंतु। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। प्राथमिक लेवल पर जब हम लोग पढ़ाते हैं तो पेड़ पौधों से संबंधित एक शब्द यूज करते हैं फ्लोरा और जंतुओं से संबंधित यूज करते हैं फोना। तो ये फना लिखा हुआ भाई, ये फोना है, ठीक है। तो अगले प्रश्न की अगर बात की जाएगी तो बड़ा ही अच्छा प्रश्न है हमारा, वो है कि विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है? तो देखो वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, या हम लोग कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो इसके लिए तो निम्न में से कौन सा कारक सबसे मेन है? तो क्या वाहनों से निकलने वाली गैसें, क्या ऑप्शन नंबर बी है पेड़ पौधों से निकली गैसें, या ऑप्शन नंबर सी है भट्टियों से निकलने वाली गर्म हवा, या ऑप्शन नंबर डी है रसोई गैस? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो वाहनों से निकलने वाली गैसेज होती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में वाहन बढ़ रहे हैं और उनसे हानिकारक गैसेज निकलती हैं और वही गैसेज जो हो जाती है हमारे, वो विश्व उष्मायन के लिए जिम्मेदार है। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो वो है स्टैलेक्टाइट एंड स्टैलेग्माइट में निक्षेपण होता है, किसका निक्षेपण होता है? तो क्या सिलिका का, क्या कैल्शियम कार्बोनेट का, क्या मैग्नीशियम कार्बोनेट का, क्या सोडियम कार्बोनेट का? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट होगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का निक्षेपण होता है। अगले प्रश्न की बात हम लोग करेंगे तो वो है महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है, जो लगभग, मतलब कहने का ये है कि महासागर जो है वो इस पृथ्वी पर ज़्यादा क्षेत्रफल कवर करता है। तो कितने प्रतिशत या कितना बटे या कितने औसत में ये अपना एरिया कवर करता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट है। जो ओशियन है, महासागर है, इस पृथ्वी पर 71% लगभग है, लेकिन उसे हम लोग कहते हैं 2:3 रेशियो में। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्या क्रोड संरक्षण होगा, या स्वस्थानीय संरक्षण होगा, या फिर अपस्थानिक संरक्षण होगा, या फिर हमारा परिधीय संरक्षण होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे तो वो है हमारा कि भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? कौन सी जगह पर बायो संयंत्र गैस स्थापित हुआ था इंडिया का? तो वो था पिलानी के अंदर। पिलानी मतलब दिल्ली के अंदर पिलानी है, वहीं पर भारत का पहला बायोगैस संयंत्र स्थापित किया गया था। अगले प्रश्न की बात करें तो वो है हमारा कि विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? तो जो जल संकट बढ़ रहा है इंडिया के अंदर या पूरे विश्व के अंदर, तो उसका मेन कारण क्या है? क्या नगरीकरण, औद्योगिकरण, विश्व में तापमान में वृद्धि, या फिर अम्ल वर्षा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, नगरीकरण जो है, जितना ज़्यादा शहरीकरण बढ़ रहा है उतना ज़्यादा हमारा जल संकट बढ़ रहा है। तो अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे तो वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है? तो कौन सा एवरग्रीन प्लांट नहीं है? तो ये करके क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है नीम, क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है इमली, क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है बबूल, क्या ऑप्शन नंबर फोर्थ है शहतूत? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, शहतूत जो है वो एक सदाबहार पेड़ नहीं है। अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, वो है कि निम्नलिखित में से किसमें कुनाइन मतलब कुनेल की बात हो रही है, तो कुनेल नामक दवा प्राप्त की जाती है? तो कुनेल नामक जो दवा बनाई जाती है वो कौन से पेड़ के छाल से बनाई जाती है? तो सभी को आंसर पता होगा, सिनकोना पेड़ की छाल से दवाई बनाई जाती है कुनेल, और वही बुखार में काम आती है हमारे। अगले प्रश्न की अगर बात की जाती है, देखो बड़ा अच्छा प्रश्न है, वो है हमारा पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया सबसे ज़्यादा कौन से रंग में होती है? क्या नीले रंग में, क्या पीले रंग में, क्या लाल रंग में, क्या फिर हरे रंग में? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट है, रेड लाल रंग की तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, और इसी तरंग दैर्घ्य के ज़्यादा होने की वजह से इस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक होता है। अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे तो वो है कि क्वथनांक का मतलब होता है उबलना और वाष्पीकरण, ठीक है, इन दोनों में अंतर क्या है?
देखो उबालने की बात की जाती है तो 100 डिग्री पर कोई भी पानी जो है वो उबलता है हमारा, और अगर क्वथनांक की बात की जाती है तो क्वथनांक जो है वो किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है, वो 10 डिग्री सेल्सियस पर भी, 5 डिग्री सेल्सियस पर भी, और 100 डिग्री 200 डिग्री, ये दोनों डिग्री सेल्सियस, किसी भी डिग्री सेल्सियस पर वाष्पीकरण हो सकता है। तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा, क्या होगा कि वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथनांक जो है वो किसी भी तापमान पर नहीं हो सकता है। ओके, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही चला जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल जो है सही चला जाएगा। अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे तो वो है टूटता तारा क्या है? एक उल्का पिंड जो है जिसे टूटते हुए तारे के नाम से भी जाना जाता है। तो टूटता हुआ तारा क्या है? क्या एक समान गति से चलने वाला तारा है? क्या ऑप्शन नंबर बी है कि एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, या ऑप्शन नंबर सी है एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है, या ऑप्शन नंबर डी है कि उल्काश्म जिसे कह रहे हैं हम लोग, उस उल्काश्म जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है और उसमें घर्षण होता है, जो वायुमंडल के हमारे पार्टिकल्स होते हैं उसके साथ फ्रिक्शन करेगा, घर्षण करेगा, जिसकी वजह से उसके अंदर चमक उत्पन्न होती है और इसीलिए उसे टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पृथ्वी का अपमार्जक किसे कहा जाता है? पृथ्वी को साफ करने वाले जो जीव हैं, छोटे छोटे जीव हैं, किसे कहा जाता है पृथ्वी का अपमार्जक? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट है, जीवाणु और कवक को ही पृथ्वी का अपमार्जक कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो वो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कथक जो है वो किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है हमारा कथक? तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्या उत्तर प्रदेश का, क्या केरल का, क्या आंध्र प्रदेश का, क्या तमिलनाडु का? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट है, उत्तर प्रदेश का एक राज्य की जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है तो वो है कथक। ठीक है, और कथकली किसका है? तो केरल का है। मोहिनीअट्टम किसका है? केरल का है। कुचिपुड़ी किसका है? आंध्र प्रदेश का है। और भरतनाट्यम किसका है? तो वो है तमिलनाडु का है। अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे तो वो है हमारा बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि पोलियो का कारण क्या है? पोलियो किसके द्वारा फैलता है? क्या जीवाणु के द्वारा, कवक के द्वारा, विषाणु के द्वारा, कीट के द्वारा? तो सही आंसर होगा वायरस के द्वारा। ठीक है, वायरस जनित रोग होता है पोलियो, वायरस से फैलता है पोलियो। अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे तो वो है कि भूटिया जनजाति, आपने कभी सुना होगा, जो व्यापक रूप से अपनी पारंपरिक एक भव्यता, कला और व्यंजनों के लिए जानी जाती है, वो किस राज्य में पाई जाती है? जो भूटिया जनजाति है वो कौन से राज्य में पाई जाती है? क्या सिक्किम में, क्या उत्तराखंड में, क्या अरुणाचल प्रदेश में, क्या असम में? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट है, सिक्किम स्टेट के अंदर पाई जाती है भूटिया जनजाति। और भूटिया की अगर बात की जाती है तो वो उत्तराखंड के अंदर है ही। अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे तो वो है कि भारत में थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है, कहाँ रहती है? थारू जनजाति की बात की जा रही है, पहले उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में वैसे रहती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में ये पाई जाती है, जो नेपाल से नीचे का एक पट्टी आती है उसके अंदर, और या उत्तराखंड से जो एक नीचे वाला हिस्सा लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट लगे हुए हैं, तो वहाँ पर भी ये जनजाति निवास करती है। तो इसीलिए हम लोग सही आंसर इसका सिलेक्ट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। उत्तर प्रदेश का जो तराई क्षेत्र है, पर्वतों से, पहाड़ों से नीचे वाला जो क्षेत्र होता है, तराई क्षेत्र, भाबर क्षेत्र के बाद तराई क्षेत्र आता है, तो उसके अंदर थारू जनजाति निवास करती है। अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे। ओके, बहुत अच्छा प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए। कैसी कक्षा होनी चाहिए एनवायरमेंटल स्टडी की? क्या गतिविधि आधारित, क्या पाठ्य पुस्तक पर आधारित, या पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधि पर आधारित, या उपरोक्त सभी? देखो, बहुत बढ़िया ऑप्शन दिए गए हैं, सारे के सारे समान से लग रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहे हैं, लेकिन बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल राइट है। पाठ्य पुस्तक आधारित नहीं, केवल गतिविधि आधारित जो है पर्यावरण की एक हमारी कक्षा होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल राइट होगा। अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे तो वो है कि बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम होगा? तो सामाजिक भावना कैसे विकसित की जा सकती है बच्चों के अंदर? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करके,
ऑप्शन नंबर बी है अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित करके बैठकों का आयोजन करके। ऑप्शन नंबर सी है बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करके। या ऑप्शन नंबर डी है विद्यालय में बाल मेला आयोजित करके। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट है कि बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना या करके। तो यही सर्वोत्तम विधि हो जाएगी हमारा एक सामाजिक भावना का विकास करने के लिए। अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे। ओके, बहुत अच्छा प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिकों के मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान करता है या कराता है। तो कौन सा ऐसा एक हमारा आर्टिकल्स है जो पर्यावरण संरक्षण की बात करता है और एक कर्तव्य भी बताता है हमें। तो देखो, अगर बात की जाती है कि पर्यावरण संरक्षण, तो आर्टिकल हमारा 48 में है, 48A में है पर्यावरण संरक्षण। लेकिन यहाँ पर एक शब्द आ गया मौलिक कर्तव्य। क्या आ गया? मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में है और 11 मौलिक कर्तव्य जिनमें से पर्यावरण संरक्षण का भी वर्णन किया गया है। तो इसीलिए इसका सही आंसर, सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट है। बहुत सोच समझकर इसका आंसर आपको देना है अगर इस प्रकार का प्रश्न आपके पेपर में आ जाता है तो ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे तो वो होगा, अगला क्वेश्चन है सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है। क्या उदाहरण है, क्या एग्जाम्पल है सामाजिक बुराइयों का? तो इसका सही आंसर क्या होगा कि बाल विवाह भी सामाजिक बुराई है, दहेज भी सामाजिक बुराई है, बाल श्रम भी सामाजिक बुराई है और ये उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है हमारा उत्तराखंड की अतिरिक्त राजकीय या अधिकारित भाषा क्या है? उत्तराखंड की अधिकारित भाषा पूछी गई है। अतिरिक्त अधिकारी, देखो वैसे तो उत्तराखंड में क्या है कि हिंदी भाषा जो है चलती है, लेकिन अतिरिक्त भाषा पूछी गई है। तो वो कौन सी है? क्या हिंदी है, गढ़वाली है, नेपाली है, संस्कृत है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, क्योंकि संस्कृत जो है वो दूसरे नंबर की एक राजकीय भाषा में भी आती है, अधिकारित भाषा के अंदर आती है। ओके, तो ये थे आज के टॉप 30 इंपॉर्टेंट ईवीएस के प्रश्न और आप लोग पढ़े, अच्छे से तैयारी करके जाएं और अपने एग्जाम को क्लियर करें। और अगर आपको हमारी की हुई मेहनत अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड थैंक यू सो मच।